एक सवाल है जो अक्सर सुनने को मिलता है। दुनिया के मुट्ठी भर लोगों के पास इतनी दौलत कैसे है, जबकि बाकी आबादी संघर्ष करती रहती है? क्या ये सिर्फ मेहनत है, किस्मत है, या मौके का खेल है? या फिर वो कुछ ऐसा जानते हैं, कोई ऐसा राज जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता? आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। ये रोंडा बर्न की मशहूर किताब द सीक्रेट का सारांश है, और इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। लेखिका के मुताबिक उनकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से बिखरी हुई थी जब उन्हें एक 100 साल पुरानी किताब से इस महान रहस्य का पता चला। और उनका दावा है कि ये राज कोई नया नहीं है, बल्कि इतिहास के जो महानतम दिमाग थे, प्लेटो, न्यूटन, आइंस्टाइन, यहां तक कि गौतम बुद्ध, उन सबको ये पता था। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश इसी एक बड़े आइडिया को समझने की है, जिसे ये स्रोत आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। और ये सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं है। स्रोत इसे एक ऐसा प्राकृतिक नियम बताता है जो गुरुत्वाकर्षण की तरह ही हमेशा काम कर रहा है, चाहे हम इस पर यकीन करें या न करें। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है, और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए स्रोत क्या तरीके सुझाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये रहस्य आखिर है क्या? स्रोत कहता है कि इसका नाम है आकर्षण का नियम। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई क्या है? इसका जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो ये है, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। आसान भाषा में कहें तो हम अपने विचारों के जरिए एक तरह की ऊर्जा, एक फ्रीक्वेंसी बाहर भेजते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें हमारी जिंदगी में खींची चली आती हैं। किताब में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि हमारे विचार एक चुंबक की तरह हैं। हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मेरे दिमाग में लगातार पैसों की कमी के विचार चल रहे हैं, तो मैं असल में और ज्यादा पैसों की कमी को ही अपनी ओर खींच रहा हूं। स्रोत के मुताबिक ठीक यही होता है। और ये सिर्फ बड़े विचारों के बारे में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए सुबह उठते ही आपका पैर टेबल से टकरा गया, आपको दर्द हुआ, गुस्सा आया। अब अगर आप उसी गुस्से और चिड़चिड़ाहट को पकड़ कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आगे भी चीजें गलत होने लगती हैं। कॉफी गिर जाएगी, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, काम पर शायद बॉस से डांट पड़ जाएगी। स्रोत इसे चेन रिएक्शन कहता है। एक नकारात्मक विचार दूसरे नकारात्मक विचारों और घटनाओं को खींचता है, और देखते ही देखते आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि ये एक तरह से हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से भी जुड़ती है। जैसे कन्फर्मेशन बायस होता है ना, कि हम उन सबूतों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित करते हैं। अगर हम मानने कि हमारा दिन खराब है, तो हमारा दिमाग दिन भर सिर्फ खराब चीजों को ही नोटिस करेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। स्रोत इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर समझाता है, लेकिन नतीजा वही है। किताब का एक सबसे शक्तिशाली और शायद विवादास्पद दावा यही है, हमारी आज की जिंदगी हमारे बीते हुए विचारों का ही आईना है। इसमें सब कुछ शामिल है, अच्छी चीजें भी और बुरी भी। उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है, विचार वस्तु बन जाते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स। यानी जिस भी चीज की आप कल्पना कर सकते हैं उसे हकीकत में भी पाया जा सकता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन थोड़ा अमूर्त भी है। अगर विचार ही हकीकत हैं, तो कोई इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करे? क्या स्रोत इसे एक ठोस कदम दर कदम प्रक्रिया में भी समझाता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे रचनात्मक प्रक्रिया या द क्रिएटिव प्रोसेस कहता है, और इसके 3 बहुत ही साफ कदम बताता है। पहला कदम है मांगो, आस्क। इसका मतलब है ब्रह्मांड को बिल्कुल साफ साफ बताना कि आपको क्या चाहिए। यहाँ अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे और पैसे चाहिए कहना काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल सटीक होना होगा। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि इसे एक कागज पर वर्तमान काल में, मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे कि वो आपको मिल ही चुका हो। उदाहरण के लिए, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि इस महीने की आखिरी तारीख तक मेरे बैंक खाते में 1 लाख रुपए आ गए हैं। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है विश्वास करो, बिलीव। और ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। स्रोत इसे अटल आस्था कहता है। यानी ये मान लेना कि जो आपने मांगा है वो आपका हो चुका है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि कैसे होगा, कहाँ से आएगा, वो काम ब्रह्मांड का है। यहाँ एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। जैसे आप किसी कैटलॉग से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर देने के बाद आप बार बार ये नहीं सोचते कि वो कैसे बनेगा, कैसे पैक होगा, कैसे डिलीवर होगा।
आप बस आराम से बैठते हैं ये विश्वास करके कि वो आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है तो वो ये विश्वास कैसे करे कि वो उसे मिल चुकी है? क्या ये खुद को धोखा देने या मतलब भ्रम में रखने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोत के मुताबिक ये दिमाग से विश्वास करने के बारे में कम और भावनाओं से महसूस करने के बारे में ज्यादा है। यहीं पर तीसरा कदम आता है, पाओ। इसका मतलब है उस चीज को पाने की भावना को अभी इसी वक्त महसूस करना। अगर आपने एक नया घर मांगा है तो उस घर में रहने की खुशी, सुकून और आभार को महसूस करें। जब आप उस भावना की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं तभी आप उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करते हैं। अच्छा महसूस करना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो ये एक तरह का भावनात्मक अभ्यास है। और जब आप इस प्रक्रिया में होते हैं तो क्या आपको बस बैठकर इंतजार करना होता है? नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। स्रोत साफ कहता है कि जब कोई प्रेरणा मिले, कोई सहज ज्ञान या कोई अवसर दिखे तो उस पर तुरंत एक्शन लेना है। तुरंत एक्शन? हाँ, देरी नहीं करनी, दोबारा नहीं सोचना। ब्रह्मांड को रफ्तार पसंद है। यहाँ एक और बेहतरीन मिसाल दी गई है। ये रात में गाड़ी चलाने जैसा है। आपकी हेडलाइट सिर्फ आगे के 100-200 फीट ही दिखाती हैं, लेकिन आप सिर्फ उतने ही भरोसे पर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे का रास्ता भी रोशन होता जाएगा। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाना है। एग्जैक्टली। ये हमें एक और दिलचस्प तरीके पर लाता है जिसका स्रोत में जिक्र है, मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन। गौतम बुद्ध का एक कथन है, हम आज जो कुछ भी हैं वो हमारे पुराने विचारों का परिणाम है। ऐसा लगता है कि विजुअलाइजेशन इसी विचार को हकीकत में बदलने का एक टूल है। बिल्कुल। विजुअलाइजेशन सिर्फ दिमाग में तस्वीरें देखना नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करना है। जब आप दिमाग में कोई तस्वीर बनाते हैं और उसके साथ मजबूत भावनाएं जोड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। इसी का एक बहुत प्रैक्टिकल टूल है विजन बोर्ड। इस पर आप उन सब चीज़ों की तस्वीरें लगाते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। सपनों का घर, गाड़ी, सेहतमंद शरीर, अच्छे रिश्ते। और स्रोत में जॉन असराफ नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो इस विजन बोर्ड के असर को दिखाती है। वो काफी हैरान करने वाली है। हाँ, वो कहानी इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाती है। जॉन असराफ ने 1995 में अपने सपनों का एक विजन बोर्ड बनाया था। उस पर उन्होंने और चीज़ों के साथ एक आलीशान घर की तस्वीर भी लगाई। वो हर रोज उस बोर्ड को देखते और कल्पना करते कि वो सब कुछ उनके पास है। कुछ साल बाद उन्हें अपना शहर बदलना पड़ा और अगले 5 सालों में वो कई बार एक जगह से दूसरी जगह गए। इस बीच उनका सारा सामान बक्सों में बंद रहा जिसमें वो विजन बोर्ड भी था। और फिर सालों बाद उन्हें वो घर मिल गया, है ना? कहानी में इससे भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ है। हाँ। उन्होंने कैलिफोर्निया में एक घर खरीदा, 1 साल लगाकर उसे अपनी पसंद के मुताबिक तैयार करवाया। एक सुबह उनका 5 साल का बेटा उनके ऑफिस में आया और एक पुराने बक्से पर बैठ गया। जॉन ने उससे पूछा कि बक्से में क्या है, तो बेटे ने कहा, आपके विजन बोर्ड्स। जब उन्होंने वो बक्सा खोला तो उनके होश उड़ गए। जिस घर की तस्वीर उन्होंने 5 साल पहले अपने विजन बोर्ड पर लगाई थी, वो ठीक वही घर था जिसमें वो उस वक्त रह रहे थे। कमाल है। उन्हें इसका एहसास तक नहीं था। एक एक डिटेल वही थी। ये कहानी सुनने में अविश्वसनीय लगती है, लेकिन क्या स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि उन 5 सालों में असराफ ने सिर्फ विजन बोर्ड के भरोसे बैठने के अलावा और क्या किया? क्योंकि कई आलोचक कहेंगे कि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि लगातार काम करने से मिलती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि आपको काम नहीं करना है, बल्कि उसका तर्क ये है कि विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम कर देता है। विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का, जो हमारे दिमाग का फिल्टर है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मान लीजिए आप एक लाल रंग की कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको अचानक सड़क पर हर तरफ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। हाँ, ये तो होता है। कारें पहले भी उतनी ही थी, लेकिन अब आपका दिमाग उन पर ध्यान दे रहा है। स्रोत के मुताबिक विजन बोर्ड भी यही काम करता है। ये आपके दिमाग को उन अवसरों, लोगों और आइडियाज को पहचानने के लिए तैयार करता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे, जिन्हें आप शायद पहले नजरअंदाज कर देते। ठीक है, तो ये सिद्धांत काम कैसे करता है ये तो समझ आया। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका पैसा, रिश्ते और सेहत जैसे मामलों में क्या मतलब है?
चलिए सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। अगर कोई कर्ज में डूबा है तो वो सिर्फ सोचकर अमीर कैसे बन सकता है? यहाँ स्रोत का तर्क बड़ा सीधा है। पैसे की कमी का सबसे बड़ा कारण है पैसे की कमी के बारे में लगातार सोचना। जब हम बिल, कर्ज और महंगाई पर ही ध्यान देते हैं तो हम कमी की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, जिससे और ज्यादा कमी ही आकर्षित होती है। किताब में सलाह दी गई है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता जैसे वाक्यों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। इसकी जगह दिमाग में ये दोहराएं कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन ये तो खुद को बहलाने जैसा हुआ। अगर किसी के बैंक खाते में सच में पैसे ना हो तो सिर्फ सोचने भर से क्या होगा? स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। किताब का तर्क ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचकर पैसा छाप सकते हैं, बल्कि मैं इसे खरीद सकता हूं कि सोच दिमाग को कमी की मानसिकता यानी स्कैर्सिटी माइंडसेट से निकालकर समृद्धि की मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट में लाती है। जब आप ये मानने लगते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है। अच्छा, वो नए अवसर देखता है, रचनात्मक तरीके सोचता है, जबकि मैं इसे नहीं खरीद सकता सोच वहीं पर बातचीत और संभावनाओं को खत्म कर देती है। ये दिमाग को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है, ना कि हकीकत को नजरअंदाज करने का। अच्छा, और रिश्तों के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या ये वहां भी काम करता है? रिश्तों के मामले में इसका सिद्धांत और भी गहरा है। स्रोत कहता है कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हम खुद की इज्जत नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, तो हम एक ऐसी ऊर्जा भेज रहे हैं जो कहती है कि हम इसके लायक नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि हम ऐसे ही लोगों और हालातों को अपनी ओर खींचते हैं जो हमें बुरा महसूस कराते हैं। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले खुद को भरपूर प्यार और सम्मान देना होगा। और जो रिश्ते पहले से खराब हैं उनका क्या? क्या सिर्फ अच्छा सोचकर उन्हें ठीक किया जा सकता है? स्रोत का सुझाव ये नहीं है कि आप समस्याओं को अनदेखा करें, बल्कि ये है कि आप अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान पर लगाएं। अगर किसी रिश्ते में कोई दिक्कत है तो उस व्यक्ति की सिर्फ खामियों पर ध्यान देने के बजाय उन खूबियों की लिस्ट बनाई जिनकी आप तारीफ करते हैं। जब आप किसी की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको उनसे और ज्यादा अच्छाइयां मिलने लगती हैं। जिस चीज को हम ऊर्जा देते हैं वही चीज बढ़ती है। ये ध्यान को बदलने का खेल है। और आखिर में सेहत ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ सोच पर निर्भर रहना खतरनाक भी हो सकता है। इस बारे में किताब का क्या नजरिया है? सेहत के मामले में स्रोत प्लेसीबो इफेक्ट का उदाहरण देता है, जो एक स्थापित वैज्ञानिक हकीकत है। प्लेसीबो एक नकली दवा होती है जैसे शुगर की गोली, लेकिन जब मरीज ये मान लेता है कि ये एक असरदार दवा है तो कई बार उसका शरीर सच में ठीक होने लगता है। हाँ, ये तो दिमाग की शक्ति का सबूत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी मान्यताएं शरीर की केमिस्ट्री को सीधे तौर पर बदल सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि बीमारी पर ध्यान देने से हम और बीमार होते हैं? स्रोत के अनुसार हाँ। बीमारी के बारे में लगातार बात करना, उस पे शोध करना, उसके लक्षणों पर ध्यान देना, ये सब उस बीमारी को और ज्यादा ऊर्जा देता है। इससे शरीर में और ज्यादा बीमार कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं। इसकी बजाय किताब एक आदर्श स्वस्थ शरीर की कल्पना करने की सलाह देती है। मैं अद्भुत महसूस कर रहा हूँ या मेरा शरीर हर दिन ठीक हो रहा है जैसे वाक्यों को दोहराने की सलाह दी गई है, भले ही उस वक्त वैसा महसूस न हो रहा हो। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि लोग सिर्फ सोचने के भरोसे रहकर जरूरी मेडिकल इलाज को नजरअंदाज कर दें? ये एक जरूरी बिंदु है और स्रोत इस बात को लेकर साफ है कि ये मेडिकल साइंस का विकल्प नहीं है बल्कि एक पूरक है। इसका मकसद आपके शरीर की अंदरूनी हीलिंग शक्ति को जगाना है। तनाव और नकारात्मक सोच बीमारियों को बढ़ाते हैं, ये बात तो आप डॉक्टर्स भी मानते हैं। बिल्कुल। तो सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन उस इलाज को और असरदार बनाने में मदद कर सकते हैं। ये दिमाग की फार्मेसी को शरीर की मदद के लिए चालू करने जैसा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये स्रोत कहता है कि हमारा ध्यान ही हमारी हकीकत को आकार देता है। चाहे अतीत की मुश्किलों से बाहर निकलना हो या भविष्य बनाना हो, असली शक्ति इस चुनाव में है कि हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ की गई है। इसका मकसद अतीत की बुरी घटनाओं के लिए खुद को दोष देना नहीं है। बहुत से लोग सोच सकते हैं, क्या मैंने उस दुर्घटना को आकर्षित किया या क्या वो बीमारी मेरी गलती थी? स्रोत कहता है कि ये स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे विचारों का इसमें
अनजाने में ही सही, पर कोई हाथ था, तो हमें ये शक्ति भी मिल जाती है कि अब हम चीजों को बदल सकते हैं। ये दोष देने के बारे में नहीं, बल्कि सशक्त होने के बारे में है। तो अंत में जिम्मेदारी और शक्ति दोनों हमारे ही हाथ में है। हाँ, आखिर में यही विचार सामने आता है कि जीवन का उद्देश्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये वो है जो हम खुद तय करते हैं। हमारा उद्देश्य वही है जो हम खुद को देते हैं। रहस्य आखिरकार हमारे भीतर ही है। शक्ति हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में है। शुरू में एक प्रैक्टिकल सुझाव भी है। किसी एक सकारात्मक वाक्य को, जैसे मैं एक धनचुंबक हूं या मेरे पास हर अच्छी चीज आती है, इसे 21 दिनों तक लगातार दिन में 50 से 100 बार दोहराएं, ताकि वो अवचेतन मन का हिस्सा बन जाए। और ये हमें आज एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर हमारी अंदरूनी बातचीत ब्रह्मांड में भेजा जाने वाला एक निरंतर प्रसारण है, एक लाइव रेडियो शो की तरह, तो आज हमारे निजी रेडियो स्टेशन ने कौन सा गाना बजाया है, उम्मीद का या निराशा का?